नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। आज एक तरफ जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए मतदान हुए तो दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लागू किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक शीतकालीन सत्र में इस पर बिल पेश किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को कर दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। इस रिपोर्ट के स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का इसे नतीजा माना जा रहा है। तो आपको ये बता देते हैं कि इस के कुछ मुख्य बिंदु हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके तहत 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव हों, एक ही मतदान सूची हो, एक साथ चुनाव से खर्च घटेगा, विकास के काम में बार बार अड़चन नहीं आएगी, 18 संवैधानिक संशोधन जरूरी होंगे, ज़्यादातर संशोधनों में राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं होगी, ये कहा गया। तो कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी दी। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना। देश के अंदर लगातार चुनाव होते रहते हैं। एक तो विकास की गति बाधित होती है, दूसरा लोगों के काम नहीं होते और लगातार लोग चुनाव की प्रक्रिया में ही फंसे रहते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई, आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे खर्चा भी कम होगा, विकास की गति भी देश के अंदर बढ़ेगी। देखो, ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको। इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? अब मान लीजिए चुनाव होता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस पर बात करने के लिए एसवाई कुरैशी सर, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, हमारे साथ हैं। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं, पहले अगर ये फैसला जो लिया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, कितना व्यवहारिक? विपक्ष कह रहा है ये व्यवहारिक नहीं है। क्या अड़चने हैं इसके रास्ते में या ये सहूलियत लाएगा, बार बार के इलेक्शन से बचाएगा? देखिए, ये डिबेट 10 साल से चल रही है और जब 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने इसका को रीट्वीट किया, फ्लैग किया था, उस वक्त ये कहा था कि इसके ऊपर नेशनल डिबेट होनी चाहिए और कंसेंसस बनना चाहिए। 10 साल डिबेट हुई, कंसेंसस तो नहीं बना। तो जब कंसेंसस नहीं बना तो डेस्परेशन में सरकार ने एक कमेटी बना दी, कोविंद कमेटी, जिसको कह दिया कि साहब प्रोज एंड कॉन्स पे डिबेट ना करना, करने तो हैं, बताओ करें कैसे। तो उन्होंने करने के लिए कुछ सुझाव दे दिए। तो एक तो इसका बैकग्राउंड ये है। इसमें कमेटी की कुछ जो तारीफें करने के लायक है कि इन्होंने बहुत जल्दी इतनी बड़ी रिपोर्ट, और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी, हर चीज इन्होंने ईमानदारी से लिखी। किसी ने इस प्रपोजल को अपोज किया है तो उन्हीं के अल्फाज में पूरा लिखा है, तारीफ किए तो पूरी लिखी हुई। हिस्टोरिकली क्या बैकग्राउंड, सब चीज में है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तो ये है। लेकिन इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो मुझे बिल्कुल ही अम्यूजिंग लगती हैं। क्यों लगती हैं
कि इन्होंने फॉर इंस्टेंस आपने जैसे बताया कि खुद ही कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साइमल्टेनियस माने जाएंगे, ये इनकी लैंग्वेज है। और पंचायती राज के इलेक्शन अलग होंगे। नाउ 4120 एमएलए हैं, 543 एमपी हैं, 5000 लोगों का इलेक्शन को साइमल्टेनियस इलेक्शन माना जा रहा है। 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अलग करके फेंक दिया, वो साइमल्टेनियस का प्रोसेस वो नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन कहां से हो गया? अच्छा, दूसरी चीज जो और भी अजीब है, मैं हैरान हूं कि इस किस्म के रिकमेंडेशन ये कमेटी कैसे दे पाई कि अगला इलेक्शन 100 दिन के अंदर होगा ना। 100 दिन के अंदर इलेक्शन इज ए सेपरेट इलेक्शन, न्यू इलेक्शन, एंड इट इज नॉट ए साइमल्टेनियस इलेक्शन। वो तो बिल्कुल दो अलग इलेक्शन है, पूरा बंदोबस्त अलग होगा, एवरी प्रोसीजर विल बी रिपीटेड। और 100 साल के बाद, और जो 1.5 करोड़ लोग हमारे स्टाफ होते हैं, वो बिफोर उनकी थकन उतरेगी दोबारा उनको वहां भेजा जाएगा। फिर और तो और चलिए वो सब हम कर लेंगे, लोगों को मार पीट के डंडा चला के वहां पे दोबारा भेज देंगे, लेकिन कितने लाख वोटर हैं जो दोबारा गांव में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो मजदूरी करते हैं, वो कहीं दूर दूर से छुट्टियां लेके आए थे, और 3 महीने बाद उनको दोबारा छुट्टी मिल जाएगी, नहीं आएंगे तो उनका वोटिंग राइट अगर आपने छीना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीना, बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तीसरी चीज जो इसमें ये कही गई कि जी अगर कोई असेंबली टूट गई तो इलेक्शन तो होगा, लेकिन वो सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए होगा। अगर इलेक्शन होगा तो साइमल्टेनियस इलेक्शन तो नहीं हुआ, वो तो अलग इलेक्शन हो गया, स्टैगर्ड इलेक्शन हो गया। बल्कि और खराबी उसमें ये है कि एक इलेक्शन पर करोड़ों रुपए खर्च करके 5 साल के लिए लोग लड़ते हैं, अब वो करोड़ों रुपए खर्च करके 2 साल के इलेक्शन के लिए, 2.5 साल के इलेक्शन के लिए लड़ेंगे ना। ये क्या रिकमेंडेशन है? जस्ट बिकॉज बहुत हाई पावर्ड कमेटी है उसका मतलब नहीं कि ये उनके रिकमेंडेशन बड़े सेंसिबल है, ये तो बिल्कुल ही लाफेबल सजेशन है। तो इसलिए अच्छा, फिर फाइनली लॉजिस्टिक का ये इलेक्शन कमीशन ने पहले अपोज किया था, बाद में अंडरस्टैंडेबल रीजन से उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया, लेकिन साथ साथ लॉजिस्टिक फ्लैग कर दी। लॉजिस्टिक का मतलब है कि कितना हमको मटेरियल इक्विपमेंट वगैरह रिक्वायर्ड होगा, 3 गुना चाहिए। 20 लाख मशीनें तो हमारे पास ऑलरेडी ईवीएम है, और तो उतनी तकरीबन वीवीपैट है, और 3 गुने का मतलब है 60 लाख हमें ईवीएम और 60 लाख वीवीपैट चाहिए होंगी। तो 40 लाख मशीनों को मैन्युफैक्चर इटसेल्फ 1.5-2 लाख साल और 3 साल में बनेगा, क्योंकि वो बटन दबा के तो एकदम मशीनें नहीं आ जाएंगी। तो ये करना, फिर मोर स्टाफ, मोर सिक्योरिटी, वो जी सारा वो मैनेज जी भी कर लें तो लॉजिस्टिकली भी चैलेंज होगा, और जी कॉन्स्टिट्यूशनली पहले इसको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या आधी स्टेट्स इसको मान लेंगी? क्योंकि पर्टिकुलरली उसमें कर्टेलमेंट ऑफ द टेन्योर शामिल है कि 5 साल के बजाय हमको 3 साल में घर भेज दो जी जी, जी। तो अब ये आपने जो लोग मान लेंगे? चुनौतियां इतनी गिना दी हैं सामने, तो वाकई में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा ये एक बड़ा सवाल होगा। अब आप रुकिए, एक और जो आज एक और महत्वपूर्ण खबर थी वो है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चुनाव हुआ है। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में कश्मीर की 16 और जम्मू क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। सबसे खास ये रही कि लोगों में वोट डालने के लिए बहुत उत्साह देखने को मिला। शाम 5 बजे तक 58.2% मतदान हुआ है। 6 बजे तक जाहिर है ये और बढ़ गया होगा। पहले चरण में 219 उम्मीदवार मैदान में रहे। पहले चरण में कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम, जबकि जम्मू के डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिले में वोट पड़े हैं। इनमें कई इलाके ऐसे हैं जहां आतंक से वो प्रभावित रहे। इन जगहों पर ज़बरदस्त वोटिंग की तस्वीरें भी आई हैं और कई दिग्गज जो हैं वो कतार में हैं। ये तस्वीरें तमाम हम देख सकते हैं और हम देख सकते हैं कई बड़े नेता जो चुनाव वोट डालने अपने पहुंचे हैं। तो हमारे साथ जश्न जमहूरियत एक तरह से इसे हम कह रहे हैं, जो लोगों में उत्साह है। कुरैशी सर, इस पे सवाल आपसे यहाँ पर, जो जिस तरह से लोग मतदान करने के लिए बड़ी तादाद में लौटे हैं, ये एक तरह से मुहर है कि वो जाहिर तौर पर 10 साल बाद चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाह रहे हैं। बहुत ज़रूरी था, बहुत महत्वपूर्ण था कि वो अपनी बात सामने रख सकें। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत ही खुशी की बात है कि इतना हाई टर्नआउट हुआ। ये वाकई जश्न जमहूरियत का मुजाहरा है, और जिससे ये बहुत से लोग के जो कश्मीरियों में नाराजगी और ये वो, और ये जिसको मैंने तो कई बार रिफ्यूट किया है
क्योंकि मुझसे कई बार पूछा गया कि जब आप जाते हैं कश्मीर, कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं? मैंने कहा कश्मीरी लोग वो चाहते हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया चाहता है, यानी इलेक्शन। उनको अपने नुमाइंदे चाहिए होते हैं, उनके अपने काम होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जो नुमाइंदों के जरिए यानी एमएलए एमपीज के जरिए वो हल कराते हैं। इसलिए और हमने देखा श्रीनगर शहर के अलावा हमेशा कश्मीर में इलेक्शन हाई टर्नआउट, इवन एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी, बॉयकॉट कॉल के जो वोट डालेगा उसकी उंगली काट देंगे, उस सब के बावजूद हमेशा अच्छा होता है। और ये अच्छा हुआ, ये बहुत ही खुश आइंद, बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं सुन रही थी जो हमारे सहयोगी बता रहे थे अभी पिछले जब बात हो रही थी कश्मीर के संदर्भ में, कि यहाँ पर 30% जो आबादी है वो 29 साल से कम उम्र की है, युवा हैं। उनके लिए जो उनके जीवन से जुड़े हुए मसाइल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और इसलिए उनकी जो हिस्सेदारी है वो अपने आप में कई जो विपक्ष की तरफ से जो कई सवाल उठाए जाते हैं जैसे 370 हटा, उस पर साथ ही सरकार की तरफ से जो उपलब्धियां गिनाई जाती है कि हमने इतना ये काम किया, उस सब पर एक तरह से मोहर लगती भी दिखती है। जी जी, ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसमें मोहर लगती है, दिखती है। और मैं समझता हूँ कि अभी फौरन ही अगर सरकार स्टेटहुड रिस्टोर कर देगी तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ेगी, नॉर्मलाइजेशन का वो फाइनल स्टैंप होगा। और क्योंकि ये भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हुआ है आज के इलेक्शन और उसका टर्नआउट, और स्टेट रिस्टोर होने के बाद मैं समझता हूँ कश्मीर में नॉर्मलसी लौटेगी। लोग 370 के एबॉलिशन वगैरह को भूल जाएंगे, अपने कामों में बिजी होंगे, और ये सब डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। बिल्कुल। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। और चुनावों से ही जुड़ी एक और खबर बता दें, किस तरह से चुनावी मैदान में सकीना इट्टू भी उतरी हैं जिन्होंने आतंकवाद को झेला है। इनके पिता चाचा दोनों ही आतंकी हमले में मारे गए थे। वो कुलगाम ज़िले की डीएचपोरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी ने। जी, जब आप आज देखते हैं कि ये इलेक्शन बिला किसी बंदूक के खौफ के, बाइकॉट कॉल के, किसी डर के बगैर, और वो पॉलिटिशियन जिसने इतना सहा इतने बड़े अटैक, आपके मुझे मालूम है आपका घर जैसे बंकर। जी, मुझे याद है 2002 का इलेक्शन, उसमें कम से कम 10 से 15 अटैक्स जो है मेरे ऊपर हुए हैं। उससे पहले भी कई अटैक हुए, और वो इलेक्शन में लोगों ने मुझे कहा कि अब कंपेनिंग के लिए मत निकलो, क्योंकि जितनी बार मैं निकली उतनी बार माइन ब्लास्ट, उसमें 2-4 लोग जो हैं वो उनकी डेथ भी हो गई, सीआरपीएफ के भी, सिविल पुलिस के भी। तो फिर मैं निकली नहीं। उसके बाद लोगों ने खुद मुझे वोट डाला, लेकिन वो इलेक्शन बहुत टफ था और बहुत अटैक्स हुए। जहाँ तक आज के इलेक्शन का सवाल है, ये इलेक्शन ठीक है, नॉर्मल है, और लोगों की इतनी बड़ी तादाद है, लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। आपने खुद देखा है, और मैं भी कई एरियाज़ में गई जहाँ मैंने देखा है बड़ी बड़ी लंबी लाइनें हैं। और इस आपके हमारे पीछे जो पोलिंग बूथ है उसमें पहले 60% 1 बजे तक की 60% वोटिंग हुई है। जी हाँ, क्योंकि आपने खुद 10 बरसों में देखा होगा, 10 बरसों में लोग तरसते थे कि कब वो टाइम आएगा कि जब हम असेंबली इलेक्शन के लिए वोट डालेंगे। और जहाँ हम जाते थे लोग हमसे यही पूछते थे असेंबली इलेक्शन होगा नहीं होगा। लेकिन लोग जो हैं अब इस इलेक्शन के लिए बहुत जोश खरोश से बाहर आए। तो आप कॉन्फिडेंट है कि आपको वोट मिल रहा है? हमें मालूम है आप बड़ी पॉपुलर यहाँ रही हैं, और ये भी कि आपने, क्योंकि लोगों आप बहादुरी कि आपने मिलिटेंसी में भी इतने अटैक सहे, आईडीज ब्लास्ट हुए, तब भी आप डरी नहीं डरने की बात, क्योंकि जब ये हमने चुन लिया है डॉक्टरी को छोड़ के ये प्रोफेशन पॉलिटिक्स का, तो फिर मुश्किलें तो बहुत आई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत साथ दिया है। जहाँ मैं चलती हूँ मेरे साथ हज़ारों की तादाद में, खासकर मेरी बहनें, मेरे जवान, मेरे बुज़ुर्ग। तो आज जहाँ इलेक्शन का सवाल है तो मुझे यकीन है कि डीएचपोरा के लोग, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी पहले नूराबाद थी, अब डीएचपोरा इसका नाम रखा गया है, मुझे यकीन है कि लोग नूराबाद के अपनी बहन, अपनी बेटी को कामयाब बनाएंगे, अपना वोट देंगे और अपने नूराबाद का फ्यूचर मुस्तकम करेंगे। तो जम्मू कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए राजधानी दिल्ली में वोटिंग की सुविधा दी गई थी। यहाँ कई मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुछ मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था तो वो नाराज़ भी थे। हमारे सहयोगी रामराज शिंदे ने कश्मीरी पंडित मतदाताओं से बातचीत की है।
दिल्ली के करोल बाग के नज़दीक बापा नगर में एक इमारत का हिस्सा गिर गया। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और राहत बचाव के काम में जुटी। उधर दिल्ली के अशोक विहार में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक गाड़ी 5 साल के बच्चे पर चढ़ गई। बच्चा अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। अशोक विहार थाना पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना बीते सोमवार दोपहर 12:30 बजे की बताई जा रही है। उधर बिहार के मोतिहारी से खबर है। यहाँ 2 बदमाश एक शोरूम में घुसे। इन बदमाशों ने चाकू से शोरूम मालिक पर ताबड़तोड़ हमला किया। शोरूम मालिक अमित हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई और अमित ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि लूट की नीयत से आए बदमाशों ने उसे चाकू मारा। ये घटना ढाका बाजार इलाके की है। बात मणिपुर की। यहाँ के इम्फाल पश्चिम के संग इप्रू ममांग इलाके में ज़बरदस्त धमाका हुआ। इसमें 3 घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये धमाका मंगलवार बुधवार की रात हुआ है। घरों में लोग सब सोए हुए थे। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। धमाका इतना तेज़ था कि आसपास के घरों के लोग डर के मारे बाहर निकल आए। स्थानीय लोग पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।